इंटरफेरेंस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस और बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक सोर्स है और एक सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट होती है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इन दोनों स्लिट्स पर इंसिडेंट होती है और ये दोनों स्लिट कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इस सोर्स से एक लाइट वेव निकलती है और उसका एम्पलीट्यूड हम a लेते हैं, और इस स्लिट से लाइट वेव निकलती है, उसका एम्पलीट्यूड हम b लेते हैं, और दोनों वेव्स आगे जाकर किसी पॉइंट P पर सुपर इम्पोज होती है। तो यहाँ पर ये हम जो वेव्स होती हैं वो पीरियोडिक होती हैं, और इसलिए हम पीरियोडिक फंक्शन लेंगे sin ओमेगा t। तो हम वेव्स के लिए क्या लेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, और साइन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। तो y1 इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको पता है कि कोई भी पीरियोडिक वेव की या किसी भी वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो y1 इसका एम्पलीट्यूड a है, a sin ओमेगा t, इसका एम्पलीट्यूड है b, तो इसकी इक्वेशन बनी b sin ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। Let two waves of amplitude a and b and phase difference between them is phi are meet at a point p. Then from superposition, तो देखिए हमें करना क्या है, इस टॉपिक में हम क्या करना चाहते हैं, एक वेव है a sin ओमेगा t, एक वेव है b sin ओमेगा t प्लस फाई, दोनों पॉइंट P पर सुपर इम्पोज होते हैं। जब ये सुपर इम्पोज होंगे तो एक नया फिनोमिना इंटरफेरेंस से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, इन दोनों से मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, दोनों का वेक्टर सम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइनोसॉइडल है तो इधर हम यहाँ लिख देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y1 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे a sin ओमेगा t, क्योंकि देखो यहाँ पे साइनोसॉइडल है तो यहाँ पर हम वेक्टर, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, y इक्वल टू y1 की मैग्नीट्यूड लेंगे a sin ओमेगा t और y2 का b sin ओमेगा t प्लस फाई, a sin ओमेगा t b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, अब हम इन दोनों टर्म में से sin ओमेगा t को कॉमन ले लेंगे। देखिए हम चाहते क्या है, ये दोनों साइनोसॉइडल वेव है, इनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी वो भी साइनोसॉइडल ही होगी। तो किसी भी वेव की जो हम कहेंगे भाई वेव की जो शक्ल होती है वो क्या होती है, आगे एम्पलीट्यूड होगा, इसके आगे साइन होगा और आगे एंगल होगा। तो हमें जो रिजल्टेंट वेव बनानी है वो भी इसी फॉर्म में बनानी है, ठीक है। तो देखिए साइन ओमेगा टी हमने यहाँ से कॉमन लिया तो बच गया हमारे पास a प्लस बी कॉस फाई, और इधर से हमने कॉस ओमेगा टी को एक बार आगे रखकर अंदर ले लिया b साइन फाई। तो ये बनी हमारी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। लेकिन रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन इन इक्वेशंस की तरह नहीं है, ऐसी नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं, लेट a प्लस बी कॉस फाई इक्वल्स टू r cos थीटा, ओके, एंड b sin फाई इज इक्वल टू r sin थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखिए, तो y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी और a प्लस बी कॉस वाई की जगह हम रख देंगे r कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी और b साइन फाई की जगह हम रख देंगे r साइन थीटा। तो r हमारे पास आ जाएगा कॉमन, अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर a प्लस बी कॉस वाई की जगह हमने रखा r कॉस थीटा, b साइन फाई की जगह हमने रखा r साइन थीटा, ये वैल्यूज हमने रख दी और r कॉमन आ गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये बन गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला। अब देखिए, अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आई है उसके पास एम्पलीट्यूड है, यस, उसके बाद ये एंगल है, साइन है, तो एम्पलीट्यूड साइन एंगल, ये बन गया हमारा रिजल्टेंट वेव। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ओके, अब जो देखिए, अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड r है, उसका फेज एंगल थीटा है, जिसे हमने यहाँ एज्यूम किया था। अब हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि जो हमने r माना है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है। भाई इक्वेशन की फॉर्मेशन आई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि r और थीटा की वैल्यू क्या है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 के स्क्वायर को ऐड कर दिया, स्क्वायर बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का हमने फॉर्मूला ओपन किया है। ये देखिए b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, r स्क्वायर कॉमन। तो हमारे पास r स्क्वायर कितना आ गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर अंदर बच गया cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1, और इधर आ गया हमारे पास 2ab cos फाई। अगर हम r निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। एक बात यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज आपको कर रही होगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तो हम वेक्टर सम करते हैं, तो हमने यहाँ वेक्टर सम क्यों नहीं किया, हमने यहाँ इस तरह से ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि वेक्टर सम किसी डिस्प्लेसमेंट का होगा, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पर ये पॉइंट पर जब दोनों वेव्स सुपरपोज होगी मिलेंगी, तो सेम फेज में होगी, अपोजिट फेज में होगी, 90 डिग्री फेज में होगी, कितना फेज में होगी ये अभी हमें मालूम नहीं है। जब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पर किस फेज पर सुपरपोज होगी ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम 180 होता तो माइनस करते, अगर 0 डिग्री होता तो प्लस करते, लेकिन हमने ये कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम, 0 डिग्री पर मिनिमम, ठीक है, और 270 पर मिनिमम माइनस से हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन वेव के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, हम ये कह रहे हैं। और इस इक्वेशन का भी साइन वेव के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, इसलिए हमने दोनों साइनोसॉइडल वेव को जोड़ा है।
और ये चीज जो पर्टिकुलर हमारे पास आएगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो आगे हमें जब रिजल्टेंट वेव का, तो देखो ये रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हमें पता लग जाएगा कि दोनों वेव्स के बीच में फेज कितना है, कितना फेज डिफरेंस है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं कि हम फेज 90 डिग्री के लिए भी कैलकुलेट कर सकें, 180 डिग्री के लिए भी कैलकुलेट कर सकें, 0 डिग्री के लिए भी कैलकुलेट कर सकें। इसलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने वेक्टर क्यों नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और फेज बदल रहा है, एम्पलीट्यूड को हमने साइनोसॉइडल का फंक्शन लिया है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया, दिस इज expression for amplitude, expression for amplitude of resultant wave। उसके बाद बात करते हैं हम इंटेंसिटी की। तो देखो, अगर आपको याद हो, कभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा हो फर्स्ट ईयर के अंदर, 12th के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपने उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन ए सरफेस, देन दिस क्वांटिटी इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हम जब कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी की, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, ये होती है। तो यहाँ से हाफ एप्सिलॉन नॉट और सी कांस्टेंट होते हैं और हाफ जो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है ई स्क्वायर। यहाँ पर ई क्या है? यहाँ पर ई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पता लगा? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इट मींस वी कैन से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए यहाँ हम लिखते हैं इंटेंसिटी की जगह आई इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड किसका? रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k और r स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे r की। ये देखिए r स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? इसका स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। अब हम k के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ka स्क्वायर प्लस kb स्क्वायर प्लस 2kab cos phi। अब देखिए i इक्वल्स टू है k r स्क्वायर, तो i1 कितना हो जाएगा? ka स्क्वायर, i2 हो जाएगा kb स्क्वायर, i हो जाएगा k r स्क्वायर, ka स्क्वायर, i2 हो जाएगा kb स्क्वायर। तो देखिए ka स्क्वायर की जगह i1, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, जो पहली वेव थी ये वाली, इसका एम्पलीट्यूड a है ना, तो इसकी इंटेंसिटी होगी i1। दूसरी वेव की i2 प्लस 2। देखिए तो अगर हम रूट लें i1 का, इधर रूट लें तो इधर बन जाएगा रूट के a, है ना। तो इस k को मैं कह सकता हूँ रूट के इंटू रूट के, तो एक रूट के इंटू a क्या बन जाएगा? रूट i1, और एक रूट के b कितना बन जाएगा? रूट i2। ये बात आपको समझ में आई? k को लिखा रूट के इंटू रूट के a रूट i1, रूट के b रूट i2 cos phi। So this is the
expression for intensity of resultant wave. This is the expression for intensity of resultant wave. तो नेक्स्ट है फेज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव थीटा। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि दो वेव से एक नई वेव बनती है, दो वेव के सुपरपोजिशन से एक नई रिजल्टेंट वेव बनती है। उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड था r, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। उस रिजल्टेंट वेव का जो हमने एंगल था ना, जो रिजल्टेंट वेव क्या बनाई थी हमने, r sin ओमेगा t प्लस थीटा। वो जो थीटा था वो फेज एंगल है और हमें वो बताना होगा कि वो फेज एंगल की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या थी, r sin ओमेगा t प्लस थीटा, उसमें r क्या था, एम्पलीट्यूड। वो हमने बताया क्या था एम्पलीट्यूड, r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो उसी तरह से ये कैसे आएगा, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करने से। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों का डिवाइड कर दो। तो b sin फाई बाय a प्लस b cos फाई, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो r से r कैंसल आउट, दिस इज tan थीटा इक्वल्स टू b sin, सॉरी ये फाई है, b sin फाई अपॉन में a प्लस b cos फाई। तो रिजल्टेंट का हमारे पास आ गया है फेज एंगल। तो फेज एंगल आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b sin फाई अपॉन a प्लस b cos फाई। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, हमारे पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू r sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब r की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये वैल्यू पुट कर दिया r की जगह। आगे है sin ओमेगा t प्लस थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स b sin फाई अपॉन a प्लस b cos फाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव।